हेलो अल्फा बीटा गामा, कैसे हैं आप लोग। चलिए बात करते हैं आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर के पार्ट 2 में। लास्ट टाइम पे जब हमने डिस्कस किया था वहां पे तो सिर्फ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को डिस्कस करके लेक्चर को बंद कर दिया गया था, लेकिन बीच में बहुत सारी डिमांड आई आप लोग की कि हमें क्या करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर में और भी जो डिजीजेज हैं उनके बारे में पढ़ना है, जानना है। तो चलिए आज आपकी उस डिमांड को पूरा करते हुए शुरू करेंगे हम लोग यहाँ पे हीमोफीलिया से। हीमोफीलिया क्या है और ये कैसे स्प्रेड होता है, जनरली अभी तक कैसे देखा गया है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हीमोफीलिया को हम लोग रॉयल डिजीज के नाम से क्यों जानते हैं। हीमोफीलिया एक रॉयल डिजीज है और सबसे पहले हम ये जानेंगे यहाँ पे कि ऑटोसोम लिंक्ड और ऑटोसोम डोमिनेंट या रेसेसिव डिजीज को कैसे पहचानते हैं। लिंक्ड, डोमिनेंट, लिंक्ड, रेसेसिव, एक्स लिंक, वाई लिंक है या नहीं है, उसके बारे में हमने आपको एक ट्रिक बताया था। ट्रिक ये बताया था कि अगर अगर गलती से भी अगर आप लोग ऑटोसोम या डोमिनेंट रेसेसिव को पहचानने वाले हैं तो कैसे पहचानेंगे। किसी भी पेडिग्री को आप पकड़िएगा उसमें और ये देखने का प्रयास करिए कि क्या जनरेशन स्किपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे हमने इसको लिया, अब यहाँ पे डिजीज नहीं थी लेकिन यहाँ पे डिजीज आ गई और इसके बाद जब दूसरा आया तो दूसरी जनरेशन में भी आपको डिजीज देखने को नहीं मिली। इस तरीके से जब एक नया पेडिग्री बनेगा, नया फैमिली ट्री बना के देखेंगे हम लोग, तो हम ये देखेंगे कि इसमें डिजीज नहीं है। तो इस तरह की पेडिग्री को आप कैसे पहचानेंगे, मैंने कहा जनरेशन स्किपिंग से। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चा, जनरेशन स्किप है, इसमें डिजीज नहीं है, 1 पे नहीं है, 2 पे है लेकिन 3rd में नहीं है, तो जनरेशन स्किप कर रहा है ना। जनरेशन स्किप कर रहा है तो ऑटोसोम क्या है, रेसेसिव होगा। बहुत बढ़िया ट्रिक है, कभी गलत नहीं होगा ऑटोसोम रेसेसिव और लिंक्ड के केस में, डोमिनेंट के केस में। ठीक है, अगर यहाँ पे भी है या मान लीजिए इसमें भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ भी डिजीज ये ट्रांसफर हो रही है, तो जनरेशन स्किपिंग तो हो ही नहीं रही है। जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है एक भी, किसी भी स्टेज में, किसी भी जनरेशन में, तो इसका मतलब ये क्या है, ऑटोसोम डोमिनेंट डिजीज होगा। तो चलिए इसी बेस पे पहचानते हैं इसको, हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ा रहे हैं कहानी को। कह रहे हैं कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक सेक्स लिंक या एक्स लिंक डिजीज के नाम से जानते हैं, लेकिन ये रेसेसिव है। रेसेसिव के केस में ये कैसे बनता है, ये बनता है एक प्रोटीन से जो कि इन्वॉल्व होती है ब्लड क्लॉटिंग से। अगर ब्लड क्लॉटिंग वाली प्रोटीन नहीं बनेगी, यानी फाइब्रोनेक्टिन की बात कर रहे हैं, अगर फाइब्रोनेक्टिन नामक प्रोटीन नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, ये नहीं होगा। इसमें होता क्या है, हीमोफीलिया में एक सिंपल सा कट, छोटा सा कट लग जाए, ब्लेड से कट लग जाए, शेविंग करते समय कट लग जाए तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है। आप लगातार लगा के उसको रोकते रहिए, दबाए रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि क्लॉट करने वाली प्रोटीन जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन थी वो बनी नहीं रही। जब नहीं बन रही है तो क्लॉटिंग होगा नहीं और लगातार ब्लीडिंग होगा, तो एनीमिया की कमी से यानी ब्लड लॉस हो जाएगा, तो एनीमिया हो जाएगा और आप मर जाएंगे। ठीक, अल्टीमेटली डेथ ही होता है। डिजीज कंट्रोल कैसे होती है, डिजीज कंट्रोल होती है हमारी बॉडी में 2 एलील से, जिनका नाम है कैपिटल एच। हम यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर यूज नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, यहाँ पे यूज हो रहा है अल्फाबेटिक, कैपिटल एच और स्मॉल एच, जो कि अगर कैपिटल एच हुआ तो मतलब नॉर्मल है और स्मॉल हुआ तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबल है हीमोफीलिया के लिए। तो जो केस बेस्ड बनता है, जहां पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जहां पे आपको सॉल्व करना होगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए कैसे कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि अगर ये फीमेल है, एक्स एक्स क्रोमोसोम किसका होता है, फीमेल का होता है, एक्स है और एक्स है, इसके ऊपर अगर एक कैपिटल एक स्मॉल या दोनों कैपिटल दोनों स्मॉल कर दें तो कैसे पहचानेंगे। हमने पहले कहा कि कैपिटल एच है तो मतलब नॉर्मल है, स्मॉल एच है तो अफेक्टेड होगा। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कैपिटल एच यहाँ भी है, कैपिटल एच यहाँ भी है, इसका मतलब जो फीमेल बनेगी वो कैसी होगी, नॉर्मल होगी। जब नॉर्मल है तो उसके बच्चे भी कैसे होंगे, नॉर्मल होंगे। लेकिन इस सेकंड केस में आप देखेंगे कैपिटल एच और स्मॉल एच, इस केस में फीमेल कैरियर होगी। कैरियर फीमेल को आप लोग डिनोट करते हैं हाफ सर्कल से। ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे, यहाँ पे फीमेल कैरियर है, मतलब अगर दोबारा कोई एक और रेसेसिव मिल गया, यानी हीमोफिलिक पेरेंट में से फादर हीमोफिलिक हो गया और मदर जो है यहाँ पे कैरियर है, तो ऑफस्प्रिंग में 50% चांसेस क्या हो जाएंगे, हीमोफीलिया के बनेंगे। लेकिन अगर ये दोनों ही स्मॉल एच पाए जा रहे हैं तो ऐसी फीमेल हीमोफिलिक फीमेल कही जाएगी। और ये देखा गया था आपके हिस्ट्री में, क्वीन विक्टोरिया में, एक महारानी थी इंग्लैंड में विक्टोरिया, उनमें ये देखा गया था, पाया गया था। तो उनकी वजह से क्या हुआ, पूरे फैमिली में उनके चला गया। राजा एडमंड और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनसे उनकी शादियां हुई, और मतलब पूरी फैमिली ट्री जब एनालिसिस करें तो बहुत सारे राजा के नाम आएंगे, उसमें से एक राजा का नाम याद आ रहा है मुझे, एडमंड। अगर आप कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा का पूरा फैमिली ट्री इनका मेंशन कर दूंगा वहां पे। तो ये डिजीज इसीलिए क्योंकि सबसे पहले यहाँ डिनोट हुआ, यहाँ से हाईलाइटेड था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या आया ये, फिर ये आया कैपिटल एक्स के ऊपर जो है एच और वाई। कैपिटल एच है तो ये नॉर्मल मेल होगा और स्मॉल एच है तो हीमोफिलिक मेल, क्योंकि मेल के पास क्या है, मेल के पास एक ही एक्स है और उस पर चाहे सिंगल एच और सिंगल स्मॉल एच ही क्या करेगा, नॉर्मल और हीमोफिलिक बना देगा। तो जो भी केस बेस आएंगे इसके बेसिस पे आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमको कमेंट करेंगे, हम आपको आंसर करेंगे। नेक्स्ट, इन फीमेल क्या होता है, इन फीमेल हीमोफीलिया इज वेरी रेयर। देखो भैया, महिलाओं में कोई भी बीमारी सबसे रेयर होती है। हार्ट अटैक आ जाए महिलाओं में रेयर, क्यों, उनका काम हार्ट अटैक देना है, लेना नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, हार्ट अटैक उनको नहीं होगा। दूसरा, ब्लड जब देखते हैं, जब जब बात आती है ब्लड सकिंग की, तो वहां पे आप पढ़ते हैं ना, हम लोग डिजीज पढ़ी थी, कौन कौन सी याद है, मलेरिया पढ़ा था, डेंगू पढ़ा था और फाइलेरिया पढ़ा था, फाइलेरियासिस के नाम से पढ़ा था, है ना।
इन तीनों में क्या हुआ था, फीमेल ही थी जो ब्लड सक करके डिजीज को क्या कर रही थी, ट्रांसमिट कर रही थी, फीमेल मॉस्किटो थी वहां पे। यहाँ भी वही है, फीमेल में कह रहे हैं हीमोफीलिया जो है नहीं है, रेयर है, वेरी रेयर है, मतलब रेयर होता चलो समझ में आता है, वेरी रेयर है। इट हैपेंस ओनली व्हेन मदर इज एटलीस्ट कैरियर, ऐसा तभी हो सकता है फीमेल में जब उसकी मम्मी एटलीस्ट कैरियर हो और फादर हीमोफिलिक हो, और ऐसा कंडीशन जनरली रेयर ही होता है, तो इसलिए देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पे आप एग्जांपल देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का, वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, ये कैरियर थी हीमोफीलिया की, सो हर फैमिली पेडिग्री शोज मैनी हेमोफिलिक डिसेंडेंट्स, तो जो बहुत सारे डिसेंडेंट आए उनकी फैमिली में वो सब क्या थे, हीमोफीलिया से ग्रसित थे। नेक्स्ट अगला हमारे पास डिजीज है यहाँ पे मेंडेलियन डिसऑर्डर में, जिसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या है, कलर नहीं पहचान पाएंगे। कौन सा नहीं पहचानेंगे, ग्रीन और रेड। ग्रीन और रेड क्यों नहीं पहचान रहे, क्योंकि विजन जो होता है आंखों से होता है, आंख से देखते हैं। आंखों का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, जब 11th में बताया था मैंने, तो कहा था वहां पे रेटिना के बाद या रेटिना से पहले कह लीजिए रॉड सेल आती है, रॉड और कोन सेल बताया था। वहां पे जो कोन सेल है जो पिगमेंटेड होती है, पिगमेंटेड सेल्स होती हैं, रेड और ग्रीन कलर को डिस्क्रिमिनेट करती हैं, वही खराब हो जाती हैं। और जब वही खराब हो गई हैं तो किसको नहीं पहचानेंगी, रेड और ग्रीन को ही नहीं पहचानेंगी। तो ऐसे लोगों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि वहां पे दो ही लाइट का काम है, रेड और ग्रीन। और वहां पे देख रहे हैं कि बढ़िया सा ट्रेन चली आ रही है, सामने से सिग्नल दिखा रहा है रेड, इनकी पहचान ही नहीं पा रहे, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहे, रेड है कि ग्रीन है, इन ग्रीन है, चापे चले गए, वो रोक रहा था, ये दाब के निकल गए, मर गया बेचारा। तो इसलिए ऐसे लोगों को रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है। आई टेस्ट रेलवे में इसीलिए होता है। नेक्स्ट क्या है, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस में कह रहे हैं कि एक्स लिंक रेसेसिव डिजीज है, ये डिसऑर्डर की। ये डिसऑर्डर का मतलब क्या है, देखो डिजीज और डिसऑर्डर में अंतर है। डिजीज का मतलब ये है कि एक सिंगल सिम्टम जो बनेगा वो डिजीज होगा, लेकिन जब ग्रुप ऑफ डिजीज बन जाएगी, सिंगल बॉडी में एक साथ अपीयर होती है, तो उसको डिसऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये कलर ब्लाइंडनेस एक डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफेक्ट इन आइदर रेड या ग्रीन। देखिए रेड में या ग्रीन कोन सेल में जो है आंखों में जब डिफेक्ट आएगा तब जाके बनता है, रिजल्टिंग अगर रेड और ग्रीन कोन सेल नहीं बने, डिफेक्ट हो गए, तब क्या होगा, फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, आप लाल और हरा रंग नहीं पहचान पाएंगे। इट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सम जीन, कह रहे हैं कुछ जीन में म्यूटेशन हो जाता है, और वो जीन कहां पे प्रेजेंट है, वो जीन प्रेजेंट होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, ठीक। इट अकर्स इन 8% ऑफ मेल। अब देखिए यहां पे भी समस्या है कि कलर ब्लाइंडनेस जो है ना वो मेल में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल में फिर से नहीं हो रहा है। हेल्दी लाइफ का यही तो राज है ना, या तो फीमेल बन जाइए, या तो अल्टरनेट वगैरह मेल है तो सहने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो बीमारी आपके पास भरी पड़ी है। देखिए 8% मेल में कलर ब्लाइंडनेस के चांसेस है, लेकिन वहीं फीमेल में 0.4%, ओनली 0.4% फीमेल कैन कलर ब्लाइंड, कैन बिकम कलर ब्लाइंड हो सकती है, अदरवाइज सब मेल ही हैं। दिस इज बिकॉज जीन आर एक्स लिंक, क्योंकि ये जीन कैसा है, एक्स लिंक्ड जीन को है, इसलिए मेल पे जल्दी से होगा और फीमेल में रेयर में होगा। जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे नहीं आएगा फीमेल कलर ब्लाइंड हो ही नहीं सकती है। नॉर्मल एलील इज डोमिनेंट, अगर एलील नॉर्मल है और डोमिनेंट है तो कैपिटल सी से बोलेंगे, और रेसेसिव है तो स्मॉल सी से इसको डिनोट करेंगे, दैट इज कॉज कलर ब्लाइंडनेस। डन। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप देखिए, सन ऑफ हेटेरोजाइगस वुमेन, अगर एक महिला का पुत्र जो है, जो कि महिला हेटेरोजाइगस है यानी कैरियर है, कैपिटल सी और एक स्मॉल सी के साथ डिनोट हो रहा है, हैज अ 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड, तो उसके 50% चांसेस है कलर ब्लाइंड होने के। वहीं पे एक पुत्री को, एक बिटिया को, एक बेटी को, डॉटर को कब होगा, अ डॉटर विल बी कलर ब्लाइंड ओनली व्हेन हर मदर इज एटलीस्ट कैरियर, उसकी अम्मा एटलीस्ट कैरियर हो, एंड हर फादर इज कलर ब्लाइंड, और उसके फादर क्या हो, कलर ब्लाइंड हो। तो आप इसको डिनोट भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए दो केस बनेगा। पहला, मदर अगर कह रहा है कि यहां पे कैरियर है, और दूसरा फादर उसका कलर ब्लाइंड हो, ठीक है। दूसरा केस हम बना रहे हैं यहां पे, फादर अगर कलर ब्लाइंड है, तो देखिए इस केस में अगर आप क्रॉस करा के देखते हैं तो क्या बनेगा, ये देखिए कैपिटल सी स्मॉल सी एक बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, स्मॉल सी, ठीक है। मतलब इस वाले केस में यहां पे देखिए क्या होगा, यहां पे अगेन कैरियर बन जाएगी, और इस वाले केस में क्या बनेगा, इस वाले केस में कलर ब्लाइंड डॉटर, यानी उसकी मम्मी कम से कम कैरियर हो और उसके पापा कम से कम कलर ब्लाइंड हो, तब इस केस में बिटिया में होगा। अदरवाइज 50% चांस कहां पे है, बेटों में है ये बीमारी। और भी केस बेस इसके बेसिस पे सॉल्व करेंगे, आप चाहे तो इसको होमवर्क के तौर पे सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल सी कर लीजिए यहाँ पे स्मॉल सी करिए, क्रॉस करवाइएगा इनका किसके बीच में, एक कलर ब्लाइंड फादर के साथ, ठीक है। जो भी रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, एनीमिया का मतलब ब्लड की डेफिशिएंसी, ब्लड की कमी। ब्लड में कौन सा ब्लड मुझे नहीं पता, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आप कोई भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। बनता कैसे, सिकल सेप बनता, क्या सिकल सेप का मतलब हंसियाकार।
जैसे वो साउथ इंडियन मूवी निकालते हैं ना, ऐसे उठाए निकाले गला सा हंसिया सिकल शेप में मुड़ा रहता है पीछे की तरफ हंसिया जैसा, उसी तरह अगर आपका जो ब्लड सेल्स है आरबीसी है, हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन है उसके न बनने से होता है, तो क्या करेगा वो आरबीसी का शेप सिकल शेप कर देगा, यानी लाइफ स्पैन कम हो जाएगी, 120 डेज उसकी लाइफ स्पैन 40 45 50 12 16 दिन की हो जाएगी, उसको सिकल सेल बोलेंगे। तो कैसे होता है ये ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये ट्रांसमिटेड थ्रू पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है व्हेन बोथ पेरेंट आर हेटेरोजाइगस, जब दोनों ही पेरेंट्स क्या होंगे हेटेरोजाइगस होंगे, और साथ ही साथ में ये डिजीज कंट्रोल किससे हो रही है, एक पेयर ऑफ एलील से जिसका नाम है HbA और HbS, HbA है तो नॉर्मल है, HbS है तो सिकल शेप होगा। तो चलिए यहाँ पे भी केस दे दिया गया, तीनों का कंडीशन दे दिया है हमने कि होमोजाइगस डोमिनेंट अगर है मतलब HbA है तो ये नॉर्मल रहेगा, चाहे मदर हो चाहे फादर हो, उसका हेटेरोजाइगस कंडीशन में आएगा, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, HbA HbS हुआ तो ये कैरियर बन जाएंगे, और जब तक HbS HbS नहीं होगा, दोनों में नहीं होगा, तब तक ये अफेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, तो इस केस में इसको याद रखेंगे, अगर कभी देता है सॉल्व करने के लिए केस बेस पे तो आप बना के सॉल्व कर सकते हैं कि एक नॉर्मल फादर है, HbA HbA लिख दीजिए तुरंत, फिर कहेगा कि अगर एक हेटेरोजाइगस या कैरियर फीमेल है तो क्या इनके में कभी भी सिकल सेल एनीमिया आएगी, नहीं आएगी। क्यों आएगी, ये देखिए HbS, यहाँ पे एक ही एस है ना, कहीं भी किसी भी तरीके से होगा तो ये ट्रांसफर नहीं होगा, HbA और HbS बन जाएगा, तो ये कैरियर फीमेल कैरियर मेल ही तो बनेगा, इसलिए इसमें नहीं होगा। जब तक दोनों हेटेरोजाइगस नहीं होंगे तब तक डिजीज नहीं हो सकती, इसका मतलब ये अपनी बात को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, डिफेक्ट कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो ये ऐसा कब होता है, जब हीमोग्लोबिन की उस लंबी सी चेन में जो कि प्रोटीन का बनेगा बाद में, कह रहे हैं उसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए, जहां पे ग्लूटामिक एसिड आ रहा था 6th पोजीशन पे, वहां पे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाए और वैलिन उसके आगे बैठ जाएगा, ग्लूटामिक एसिड से आगे वैलिन कहेगा भैया क्या कर रहे हो, निकलो ना, थोड़ा सा सरको, और सरका आगे थोड़ा सा बैठ गया, तनिक खिसका हो क्योंकि बैठ गया तो क्या हो गया, ग्लूटामिक एसिड सरक तो गया 6th पोजीशन से, लेकिन वैलिन जब बैठा ये म्यूटेशन कॉज करेगा, डिलीशन कॉज करेगा, ये म्यूटेशन या डिलीशन क्या लीड करेगा, ये लीड करेगा सिकल सेल एनीमिया। तो हीमोग्लोबिन का जो बीटा ग्लोबिन चेन है, अल्फा बीटा होता है ना, डबल वाला प्लेटेड शीट वाले केस में बनते हैं, तो वो नहीं बनेगा और वो क्या करेगा, डिजीज कॉज कर देगा। यहाँ पे ऐसा इसलिए भी हुआ, दिस इज ड्यू टू द सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट 6th कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। 6th कोडॉन का जो था, कोडॉन तो ट्रिपलेट के फॉर्म में बनते हैं, GAG GUG GATC GTC ऐसे तीन के फॉर्म में बनेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन बनेगा। तो क्या उसमें रिप्लेस कौन हुआ, GAG रिप्लेस हुआ GUG से, नॉर्मल होता तो GAG होता, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या बन गया, GUG बन गया, अब ये एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल है तो ये क्या करेगा, सिकल सेल कॉज करेगा। एनसीईआरटी में इसका एक बहुत बढ़िया डायग्राम भी बना है, अच्छा ये देखिए बना भी है, कैसे बना है, कह रहा कि आरबीसी का शेप कैसा होता है, आरबीसी का शेप बाई कॉन्केव डिस्क लाइक होता है, बाई कॉन्केव ये बना हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्या है नंबर 1 2 3 4 5 6 7 6-7 नंबर तक इन्होंने कोडॉन लिख रखा है। कह रहे हैं कि जब एमआरएनए बनता है तो एमआरएनए में आप कोड जानते हैं ना, जीएजी है तो उसके अपोजिट में क्या बाइंड करेगा, सीटीसी, सीटीसी बाइंड करना चाहिए था, सीटीसी 6 कोडॉन पे बाइंड करता तो क्या बनता, ग्लूटामिक एसिड बनता, GLU। लेकिन हुआ क्या, हुआ ऐसा आगे कुछ उल्टा बन गया, क्या बन गया, GUG बाइंड कर गया। जब GUG हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैलिन आके बैठ जाएगा, वैलिन आके 6th पोजीशन पे बैठ जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, सिकल शेप हो जाएगा। तो आरबीसी का आप शेप देख सकते हैं, हसियाकार हो गया है, डिरप्चर हो गया है, ये बिगड़ गया, अब इसकी लाइफ स्पैन भी कम हो जाएगी, जहां 120 दिन नॉर्मल था अब ये 45 40 16 12 20 दिन की आयु साथ जिएगा, उसके बाद डिजीज कॉज करेगा। क्लियर। अगली डिजीज हमारे पास फेनाइल कीटोन्यूरिया। फेनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज क्या है, एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये आपके जन्मजात मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी के कारण बनता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज भी है। साथ ही साथ में ये कब होता है, ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ जीन दैट कोड फॉर एंजाइम फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ऐसा तब होता है जब आपकी बॉडी में वो वाला जीन म्यूटेट हो जाए जिसकी वजह से एक एंजाइम बनेगा आपकी बॉडी में जिसका नाम है फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो क्या होगा, इस एंजाइम के प्रेजेंस में फेनाइल एलानिन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में और ये क्या होगा, ये ब्लॉक होगा, और जब ब्लॉक होगा तो क्या करेगा, नहीं बनाएगा, नहीं। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल लैक्स दिस एंजाइम, मतलब ये जो एंजाइम बन रहा था फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, ये जिसमें कम रहेगा तो रिजल्टिंग में क्या बनेगा, रिजल्टिंग में ये होता है कि फेनाइल एलानिन एक्युमुलेट होता है, इकट्ठा हो जाएगा और कन्वर्ट करेगा खुद को अपने आप को उसमें, किसमें, फेनाइल पायरुविक एसिड में। यानी जब नॉर्मल कंडीशन में फेनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज बन रहा होता है तो फेनाइल एलानिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में, लेकिन जब एंजाइम नहीं बनेगा तब वो कन्वर्ट करेगा किसको, फेनाइल एलानिन को कन्वर्ट कर देता है
कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और वो एक्यूमुलेट होगा। एक्यूमुलेट कहां होगा आपके पास, फिनाइल पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड हम जानते हैं शुरुआत से हमेशा से खराब था हमारे लिए। अब इसके एक्यूमुलेशन से होता क्या है, इसके एक्यूमुलेशन से होगा दे एक्यूमुलेट इन ब्रेन रिजल्टिंग इन मेंटल रिटार्डेशन। अब इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, दिमाग कमजोर हो जाएगा। एंड दीज आर आल्सो एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन बिकॉज ऑफ, और कह रहा है साथ में कि ये इसके अलावा ये यूरिन में सिक्रीट होता है। इस यूरिन में एक्सक्रीट जब आउट होगा तो यूरिन हवा के कांटेक्ट में आने, अच्छा एक्सक्रीट क्यों हो रहा है, एक्सक्रीट इसलिए हो रहा है क्योंकि किडनी उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रही। जब किडनी ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो वो एयर के कांटेक्ट में आने बाद कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक कलर में। तो यूरिन का कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर। यानी फिनाइल कीटोन्यूरिया की कंडीशन में यूरिन का कलर कैसा होगा, ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट है, ऐसा डरने वाली विशेष बात नहीं है। अगला थैलेसीमिया। थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया देखिए दो होता है, इसमें एक नाम आता है ना, नाम क्या था हमने आपको बताया हुआ है पहले से ही, THALA, थाला, थाला फॉर ए रीजन, है ना। यहीं से कहानी शुरू हुई थी, यही जिसको क्या कर रहे हैं फिर से शुरू कर रहे हैं। थैलेसीमिया में क्या होता है, ये एक ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ब्लड डिजीज है। अच्छा, जब जब ऑटोसोम की बात आए या ब्लड की बात आए, ब्लड डिजीज की बात है, तो सीधा समझिए कि ब्लड का मतलब एनीमिया होगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, अल्टीमेटली अनीमिया बनने वाला है। और एनीमिया के केस में एचबी, हीमोग्लोबिन या आरबीसी पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन या आरबीसी पे फर्क पड़ेगा। ये देखिए हीमोग्लोबिन पे फर्क पड़ गया, कैसे पड़ गया, ये ट्रांसमिटेड थ्रू द अनअफेक्टेड कैरियर टू ऑफस्प्रिंग। जो अनअफेक्टेड कैरियर पेरेंट्स होंगे उनके थ्रू ऑफस्प्रिंग में ये ट्रांसफर होगा। इसके अलावा ड्यू टू म्यूटेशन और डिलीशन। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों था, ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब म्यूटेशन हो जाएगा, डिलीशन, म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन इक्वल टू सडन चेंज इन जीन, और डिलीशन जब उसी जीन के किसी क्रोमोसोम नंबर पे, किसी कोडॉन पे अचानक से कोई बेस पेयर डिलीट हो जाए तब ये बीमारी होती है वहां पे। ठीक है, रिजल्टिंग इन द रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा ग्लोबिन चेन। और जब ये होगा, जब डिलीशन या म्यूटेशन होगा तो क्या होगा, तब ये होगा ग्लोबिन चेन का जो हीमोग्लोबिन का बना हुआ है वो अल्फा या बीटा वाली चेन गायब हो जाएगी, नहीं बनेगी। जब इसके बेसिस पे टाइप डिसाइड कर देंगे थैलेसीमिया का, अल्फा चेन नहीं बना तो अल्फा थैलेसीमिया, बीटा नहीं बना तो बीटा थैलेसीमिया कह देंगे। तो टाइप ऑफ थैलेसीमिया कितने हैं बेटा, दो हैं, अल्फा थैलेसीमिया और बीटा। तो चलो वन बाय वन खत्म कर लेते हैं अल्फा बीटा थैलेसीमिया को। अल्फा थैलेसीमिया क्या है, अल्फा थैलेसीमिया ये है कि प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड, जिसमें अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी। क्यों नहीं बन रही, क्योंकि ये कंट्रोल हो रहा था एक दो जीन से, दो क्लोजली लिंक्ड जीन थे जिसका नाम था HbA1 और HbA2, और ये सब कहां थे, क्रोमोसोम नंबर 16 पे थे। क्रोमोसोम नंबर 16 ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट के क्रोमोसोम नंबर 16 पे जब ये वाला एलील नहीं बनेगा, अफेक्ट होगा, तब जाके बीमारी आएगी। रिजल्टेंट में क्या आएगा, म्यूटेशन या डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ 4 जीन। चारों में से देखो 1 2 3 4 पेयर में होते हैं ना जीन, तो चारों में से जब अफेक्ट आएगा तो ये डिजीज काज होती है। अगर 4 से ज्यादा जीन पे अफेक्ट आया तो लेस ऑफ अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। तो अल्फा ग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है लेस प्रोड्यूस होगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। ठीक, लेकिन दूसरे में क्या है, बीटा ग्लोबिन, बीटा थैलेसीमिया में प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड, इसमें बीटा ग्लोबिन चेन नहीं बनेगी। अच्छा, फिर से यहाँ पे है कौन सा, ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट के बीटा ग्लोबिन चेन में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन ये कंट्रोल होगा सिंगल जीन से जिसका नाम है HBB। यहां पे जब हुआ था अल्फा में तो 2 जीन थे, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा मॉलिक्यूल नहीं बनेगा, बीटा थैलेसीमिया में बीटा मॉलिक्यूल ग्लोबिन चेन नहीं बनेगा, लेकिन ये कंट्रोल था 2 जीन से, HbA1 HbA2, ये सिंगल जीन से HBB, वो क्रोमोसोम नंबर 16, ये क्रोमोसोम नंबर 11, कॉमन फैक्टर है, कॉमन है, रट लीजिए। तो क्रोमोसोम नंबर 11 ऑफ ईच पेरेंट, दोनों पेरेंट के। अच्छा, म्यूटेशन जब हुआ तो क्या हुआ, म्यूटेशन ऑफ वन और बोथ जीन कॉज डिजीज। जब दोनों ही जीन में म्यूटेशन होगा तब ये डिजीज होगा, सिंगल जीन में हुआ तो घंटा फर्क नहीं पड़ेगा उसको। नोट देने वाली बात यह है, ध्यान देने वाली बात यहां पे यह है, सिक्का नहीं मिलेगा आपको। डिजीज 2 तरीके से है, अल्फा और बीटा। उसके बेस पे थैलेसीमिया को हम लोग, जहां पे बीमारी आई थी ब्लड के लिए, एनीमिया के लिए, तो उससे रिलेटेड 2 बीमारी पढ़ी, एक तो थैलेसीमिया पढ़ लिया, इससे पहले सिकल सेल एनीमिया पढ़ लिया। तो सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में क्या कंक्लूजन है, क्या सिमिलरिटी, इसके बारे में बात कर लो। कहते हैं थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, जबकि वहीं पे सिकल सेल एनीमिया एक क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। क्वांटिटेटिव का मतलब मात्रात्मक, नंबर कम बनेगा, और क्वालिटी का मतलब क्वालिटी बिगाड़ देंगे, बनेगा उतना 2 किलो सड़ा देंगे, खराब कर देंगे, तो ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, चलो मिक्सअप करते हैं। सिंथेसाइज लेस ग्लोबिन मॉलिक्यूल बनेगा क्वांटिटेटिव में, यानी थैलेसीमिया में। वहीं पे सिकल सेल एनीमिया में क्या बनेगा, क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होगा, सिंथेसाइज इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन मॉलिक्यूल, यानी इसमें जो फंक्शन हो रहा है ग्लोबिन मॉलिक्यूल का वो क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। आज के लेक्चर पे यही के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टर्म पे। और उससे पहले अगर आप फॉलो करेंगे स्टडी क्लिक इंडिया को, कहां पे, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एमसीक्यूज, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मिल जाएगी सीयूटी के लिए। सीयूटी के साथ साथ आपको मिलेगा नीट की प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपको नीट का करेक्ट रिस्पॉन्स चाहिए तो आप देख सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पे जाइएगा, वहां पे स्टडी क्लिक ऐप आपको मिलेगा।
तो गूगल प्ले पर आप यहाँ से उसको डाउनलोड करके अपने टेस्ट को और अपनी सीरीज को जो है बूस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।